तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया क्यूआर को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से सहायता करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, बाद में शेयर भी कर लें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। युद्ध की घोषणा हो गई। जी हाँ, युद्ध की घोषणा हो गई और यह भी तय हो गया कि भाई 4 जून को नई सरकार कौन बनाएगा यह सामने आ जाएगा। भाई इस बार बड़ा लेट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो आप देखिए कि अब जो चुनाव आरंभ हो रहे हैं वो 19 अप्रैल से हो रहे हैं, पिछली बार 9 अप्रैल से हो गए थे। 10 दिन लेट ये आरंभ कर रहे हैं। पिछली बार सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था इन्होंने 26 मई तक, इस बार जो है वो ले गए इसको ले जाके पूरा 4 जून तक। 4 जून का मतलब ये है कि नई सरकार 10 जून से पहले तो मुश्किल ही आते दिखती है, तो अब मतलब शपथ ग्रहण जो है वो 10 जून तक ही होगा और 4 जून को रिज़ल्ट आएंगे और जो तारीख़ें हैं अब 7 फेज़ में फिर से चुनाव होने वाले। 7 फेज़ में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को होगा, 25 अप्रैल को होगा और 25 अप्रैल के बाद सीधे जाके 7 मई को होगा। अरे भाई इतने बीच में इतना गैप देने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग लगातार, ख़ास तौर से जयपुर डायलॉग्स इत्यादि जो लगातार जो ट्रैक करते रहते हैं इलेक्शंस को, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 13 के बाद 20 के बाद 25 के बाद 1 जून, ये 7 डेट्स दे दी है। और उत्तर प्रदेश जैसे जो देश प्रदेश हैं उनमें 7 फेज़ दे दिए। और इसमें भी देखिए आपके 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां डबल चुनाव होंगे। 22 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां सिंगल डे पोल है। सिंगल डे पोल बाकी जगह भी हो सकता था, लेकिन 4 ऐसे हैं जहां 2 डे पोल है। यानी उसमें कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ 2 दिन का है। फिर छत्तीसगढ़ और असम में 3 डे पोल है, 3 दिन का है। फिर 5 डे पोल है। आप देखिए महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 डे पोल है। और लेकिन जो हमारे सबसे बड़े प्रदेश हैं यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 7 फेज़ में पोल है। अभी देखिएगा ममता जी का स्टेटमेंट अभी कुछ दिन में आता होगा और वो कहेंगे कि साहब पश्चिम बंगाल में 7 दिन का पोल क्यों किया है। जहाँ तक मेरा विचार है पिछली बार शायद 6 दिन का था, तो इस बार 7 दिन का हो गया है। तो पश्चिम बंगाल के ऊपर निश्चित रूप से विशेष कृपा दृष्टि है, सभी की है, वो होनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ समस्याएं ही इस प्रकार की है। पश्चिम बंगाल में यदि आपने फ्री और फेयर पोल करा लिया तो वो आपके इलेक्शन कमीशन की सफलता का गोल्ड स्टैंडर्ड है। पुराने ज़माने में ये बिहार में हुआ करता था कि यदि बिहार में आपने फ्री और फेयर इलेक्शन करा दिया तो ये माना जाता था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से सफल हो गया। लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड पश्चिम बंगाल की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है वो बड़ी सिस्टमैटिक होती है साहब, और वो बहुत पहले से आरंभ हो जाती है। इस बार थोड़ा सा डिसरप्शन हो गया ममता दीदी का। डिसरप्शन इसलिए हो गया कि संदेश खाली वाला प्रकरण हो गया। संदेश खाली वाले प्रकरण की वजह से मीडिया पूरा का पूरा जो है उसका ध्यान पहुंच गया पश्चिम बंगाल पर, और मीडिया लगातार पश्चिम बंगाल का उदाहरण बना रहा है, उसका एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है। इसलिए ममता दीदी को बहुत समस्या आ रही है, उनकी स्क्रूटिनी हो रही है, और जब उनकी स्क्रूटिनी हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें जो वैसे जो है वो चली जाती और निकल जाती, उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, वो सारी की सारी ओपन में आ गई। तो इस बार ममता दीदी को निश्चित रूप से बहुत ही समस्या होने वाली है। लेकिन
जो स्केल है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जरा इसका आप इसकी तुलना करें जरा यूएस इलेक्शन से। आप ये देखें कि ये भारत में सारा कार्य इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। जो भी पोलिंग मशीनरी होती है उस जितना भी ये कार्यक्रम चल रहा मतलब आज से इसी समय से, और जब तक वो पूरा हैंडओवर नहीं कर देगी और इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस करके और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समाप्त नहीं कर देगी लगभग 2.5 महीने तक, तो पूरा जो प्रशासन है वो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों से चलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो एक दिन में यानी 4 जून को काउंटिंग आरंभ होगी और 4 जून पूरा होते होते पूरा जो रिज़ल्ट है वो सबके सामने होगा, उसमें किसी तरह की डिस्प्यूट भी नहीं होगी। इसको ज़रा आप सबसे पुरानी डेमोक्रेसी से कंपेयर कीजिए, उससे तुलना कीजिए। वहाँ 50 उनके स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में 50 तरह के कानून कायदे हैं। वहाँ कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। वहाँ हर स्टेट जो है वो अपने हिसाब से पोलिंग कराता है और पोलिंग के भी ऐसे ऐसे अजीब नियम बने हुए हैं जिसमें जैसे हमारे यहाँ हर इलेक्शन कमीशन का एक रूल है सभी स्थानों पर, और वो ये है कि आपका यदि कोई मेल इन बैलेट है जिसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं वो काउंटिंग आरंभ होने से पहले पहुँच जाना चाहिए। काउंटिंग आरंभ होके 1 मिनट भी हो गया और उसके बाद कोई बैलेट आता है पोस्टल बैलेट तो वो स्वीकार नहीं होगा। यूएस में तो भाई चलता रहता है, एक महीने बाद तक मेल इन बैलेट आते रहते हैं, उसमें पीछे से पोस्टल लगा देते हैं। आपका अगर पोस्टल सिस्टम आपके कंट्रोल में है तो आप लगा दीजिए, उसको महीने भर बाद पहुंचा दीजिए, कोई भी पोस्टल लगा दीजिए। ये होना चाहिए कि साहब कि जिस दिन आपकी पोलिंग ख़त्म होने से पहले का उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए बस। तो इसलिए भारत का ये जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है ये विश्व का सर्वोत्तम प्रोसेस है, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चाहे हमारे जो लेली लोग हैं, लेली बोलते हैं लेफ्ट लिबरल को, हम उनको पंचमक्कार भी बोलते हैं, कुछ लोग उनको 4Ms बोलते हैं या। और आज तो बड़े मज़े की बात हुई, आज तो 4M का नाम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ले लिया। हालांकि उनके 4M जो है वो अलग है। 4Ms में मसल पावर है, मनी पावर है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशन है, इस तरह के उन्होंने जो 4Ms बताए। लेकिन 4Ms और हम जो 4Ms बताते हैं मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी मैकॉले, उनको अगर आप देखेंगे तो साहब बड़ा अजीब है, लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पता है कि ये जो 4Ms हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, इसीलिए उन्होंने उन 4Ms को अपने भाषण में सम्मिलित कर लिया। आप लोगों का इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। एक और जो बात सामने आ रही है वो यह है कि इस बार जो हमारे भाई लोग हैं विदेशों में उनको भी अवसर मिलेगा वोट देने का, और वो भी जो वोट इत्यादि देंगे वो पहुंचाया जाएगा काउंटिंग के लिए। तो जो विदेशों में लोग हैं उनसे भी अनुरोध है कि भाई आप बड़ी संख्या में आएँ और वोट दें, जो कि भारतीय नागरिक हैं, जो जेन्युइन NRI हैं, वो उस टाइप के लोग नहीं हैं जो वैसे तो कनाडा के सिटीज़न हैं लेकिन OCI लेके और चारों तरफ खालिस्तान करते घूमते या देश के विरुद्ध विश्वभन करते घूमते। रिज़ल्ट क्या आएगा ये लगभग सबको पता है। सबको पता इसलिए भी है कि इस बार तो भाई जो भी आपके टीवी चैनल्स हैं उन्होंने मिल के सबसे जो है वो पूरा ओपिनियन पोल का जो हम कहते हैं कि उसका एक अतिरेक कर दिया है। इतने ज़्यादा ओपिनियन पोल आ गए, लेकिन विशेष बात यह है कि जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो सब बीजेपी को 300+ दे रहे हैं।
बीजेपी को अकेले को 300 प्लस सबके सब दे रहे हैं, यहाँ तक कि एबीपी भी दे रहा है। एबीपी को मानते हैं भाई, एबीपी के मालिक हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार जो है वो ममता दीदी के बहुत ख़ास हैं। उनका जो मुखपत्र है द टेलीग्राफ, वो इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें लिखता रहता है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध पर्सनली, कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो किसी प्रकार का कोई निष्पक्ष अखबार हो सकता है। एबीपी में थोड़ी मंकी बैलेंसिंग वो करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी साहब, उन्होंने भी तमिलनाडु में 0 दे दिया, केरला में 0 दे दिया, आंध्रा में 0 दे दिया। ये सब देने के बाद भी पश्चिम बंगाल में उन्होंने दीदी को 1 सीट ज़्यादा दी। ये सब होने के बाद भी भाई वो 350 सीट तो फिर भी दे रहे हैं एनडीए को। तो युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध की घोषणा के साथ साथ लगभग लोगों को युद्ध का परिणाम पहले से पता है, लेकिन इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कई बार जो अति आत्मविश्वास होता है ना, वो घातक हो जाता है। जो अति आत्मविश्वास वाले हैं वो वोट देने ये सोच के नहीं जाए कि हमारी पार्टी जीत ही रही है, तो उस पार्टी के लिए घातक हो जाता है। तो उस पार्टी को अत्यंत सावधान रहना है भाई, कि वो इस तरह की कंप्लेसेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस ना आने दे। खैर, हम तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे और हमारी टीमें लगी हुई हैं फील्ड में, और शीघ्र ही हम अपने ओपिनियन पोल्स आपके सामने लाएंगे। ओपिनियन पोल्स के साथ साथ जैसे जैसे फेजेस होते जाएंगे उसके बारे में हम ओपिनियन एग्जिट पोल्स तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, दीगर लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में उनका मंतव्य तो हम, सिंगल मंतव्य तो निश्चित रूप से आपके सामने लाते रहेंगे। तो इसलिए अब आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या आपके और कोई मित्र हैं, उनसे सबसे कहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला 2.5 महीना जो है वो बिल्कुल बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल तैयार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।